जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों 31 मार्च जैसे जैसे पास आता है बहुत सारे लोग टेंशन में आ जाते हैं, घबरा जाते हैं, न जाने हमें क्या करना है। चाहे आप एक बिजनेसमैन हैं, चाहे आप अकाउंटेंट हैं, चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, आपको कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि 31 मार्च को क्या क्या ड्यू डेट्स, क्या क्या कंप्लाइंसेस वगैरह हमें करने पड़ते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको कुछ चीज़ें बताने वाले हैं, कुछ काम बताने वाले हैं जो कि आपको अभी तक आपने नहीं किए हैं तो 31 मार्च से पहले पहले कर लें, ताकि आपका काफ़ी सारा टैक्स, काफ़ी सारी पेनल्टी वगैरह आपकी बच जाए। तो देर ना करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करने वाला काम एडवांस टैक्स है। आपको पता होगा पूरे साल के अंदर अगर आपका टैक्स 10,000 रुपये से ज़्यादा का बनता है, वैसे तो आपको पता होगा सेक्शन 87A के अंदर 12,500 ओल्ड टैक्स रजाइम में और 25,000 रुपये न्यू टैक्स रजाइम में आपका टैक्स फ्री होता है। अगर टैक्स बनेगा तो इनसे ज़्यादा ही बनेगा। अगर फिर भी आपका टैक्स 10,000 से ज़्यादा बनता है तो गवर्नमेंट कहती है पे एज यू अर्न, जैसे आपने कमा लिया वैसे हमें इसका टैक्स दे दो। तो आपने एडवांस टैक्स 4 इंस्टॉलमेंट में भरना होता है। सबसे पहले जो होता है 15 जून को 15%, इसके बाद में सितंबर को होता है 45%, दिसंबर को 75% और 15 मार्च तक आपको सारा का सारा एडवांस टैक्स भरना होता है। लेकिन 15 मार्च तक भी आप अपना एडवांस टैक्स नहीं भर पाए हैं तो 31 मार्च तक भी भर देते हैं तो ये एडवांस टैक्स ही माना जाएगा और काफ़ी सारा ब्याज आप अपना फिर भी बचा सकते हैं। इसके बाद जो आपने काम करना है दोस्तों, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, आप सेल या सर्विस करते हैं तो आपको अपनी टर्नओवर कैलकुलेट करनी है। टर्नओवर मतलब आपकी कितनी सेल आप कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल अगर फरवरी तक की भी कैलकुलेट करते हो तो इतनी हो चुकी है और मार्च को भी इंक्लूड करते हो एस्टिमेट, क्योंकि ये टर्नओवर ही आपका डिसाइड करता है कि आपकी टैक्स ऑडिट होगी या नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा चली जाती है और आप अपना 8% से प्रॉफिट कम दिखा रहे हैं तो आपको टैक्स ऑडिट करवानी पड़ती है। टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा चली जाती है तो आपको QRMP स्कीम में नहीं रह सकते हो। आप 1.5 करोड़ से ज़्यादा चली जाती है तो GST के कंपोजिशन में आप नहीं रह सकते हो। तो काफ़ी सारी टर्नओवर बेस्ड आपको एलिजिबिलिटी होती है। तो आप अपना टर्नओवर देख लें। अगर आपको लगता है कि इस टर्नओवर को क्रॉस करने पर हमें ये बेनिफिट नहीं मिलेगा तो वो टर्नओवर आप ज़्यादा ना करें, या जिसके अकॉर्डिंग भी आप उसको कम ज़्यादा करें, ताकि टर्नओवर से रिलेटेड आपको किसी भी तरह की दिक्कत का सामना ना करना। इसके बाद में जो अगला काम आपको करना है वो TDS या TCS के काटने की लायबिलिटी अगर आपकी है। आपको मैंने बताया अगर आपके ऊपर पिछले साल टैक्स ऑडिट हुई थी और आपकी टर्नओवर अगर सेल है तो 1 करोड़ से ज़्यादा और सर्विस है तो 50 लाख से ज़्यादा चली गई थी, तो इस साल आप ऐसी कोई भी अमाउंट पे कर रहे हैं किसी को जो एक सर्टेन लिमिट से क्रॉस कर जाती है, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट 5,000 रुपये से ज़्यादा, प्रोफेशनल फीस 30,000 रुपये से ज़्यादा, ब्रोकरेज 15,000 से ज़्यादा, तो TDS के प्रोविजन क्या क्या होते हैं उसके ऊपर ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखी है, वो भी आप देखें। अगर आपके ऊपर TDS की एप्लीकेबिलिटी होती है तो आपको पता होगा TDS काटने के बाद में हर महीने की अगली 7 तारीख को जमा करवाना पड़ता है। लेकिन मार्च महीने का जो TDS आप काटते हैं वो आप अप्रैल की 30 तारीख तक जमा करा सकते हैं और 31 मई तक उस TDS की रिटर्न भरनी पड़ती है। तो TDS के रूल आपके ऊपर एप्लीकेबल हैं तो वो भी आपको ध्यान देने। इसके बाद अगर आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाना चाहते हैं तो आपको पता होगा बहुत सारी डिडक्शन और एग्जम्पशंस का बेनिफिट मिलता है, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस हो गया, आपका टैक्स सेवर FD हो गई, PPF में इन्वेस्टमेंट करते हो, बच्चों की फीस वगैरह देनी है अभी तक नहीं दी है, तो बहुत सारे खर्चे और इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं जिनकी छूट आप अपने ITR में लेंगे तो आपको ये काम भी 31 मार्च से पहले पहले कर लेना है। अगर आप एक बिजनेसमैन है तो बट ऑब्वियस सी बात है आपके पास में GST का रजिस्ट्रेशन ले रखा होगा और आपको पता होगा GST में कितने सारे चेंजेस, कितने सारे बदलाव हर डेली के डेली आ रहे हैं। तो GST के अंदर आपको पता होगा रिकंसिलेशन आपको करना पड़ेगा। किस किस चीज़ का रिकंसिलेशन करना पड़ेगा दोस्तों? सबसे पहले तो आपकी सेल का रिकंसिलेशन, मतलब आपने जो सेल की है वो आप GSTR 1 में दिखाते होंगे, इसके बाद में आप GSTR 3B में दिखाते होंगे और आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर किसी भी सॉफ्टवेयर में या मैनुअली आप बिल काटते हैं, इन तीनों की सेल एकदम मैच होनी चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं परचेज की। परचेज आपका पता होगा, परचेज का जो इनपुट होता है वो आपका 2A के अंदर 2B के अंदर आपको क्रॉस वेरीफाई करना पड़ता है और आपके जो सामने सप्लायर ने कितना चढ़ाया है, आपने कितना परचेज उसको यूज अपने सॉफ्टवेयर में एंट्री डाली है, उन चीज़ों को भी आपको रिकंसिलेशन करना है। तो परचेज का, सेल का, इनपुट का रिकंसिलेशन आप जरूर कर लें, ताकि आपको बाद के अंदर साल के बाद में पता है GST डिपार्टमेंट वाले कभी भी नोटिस भेज के मिसमैच का आपसे इंटरेस्ट टैक्स पेनल्टी मांग लेंगे। तो उससे बचने के लिए पूरे साल की GSTR 3B 1 2A 9 9C के हिसाब से आप बनाएं। कंपोजिशन के अंदर है तो GSTR 4 का जो CMP 08 का जो टोटल होता है वो चारों का GSTR 4 का टोटल आना चाहिए और GSTR 4A के अंदर आपकी जो परचेज है उसको भी क्रॉस वेरीफाई आप कर लें। इसके बाद में जो GST का लेजर होता है दोस्तों, आपको पता होगा IGST, CGST, SGST और बहुत सारे मामले में सेस। तो आपके लेजर के अंदर जो बैलेंस बोल रहा है, चाहे कैश के अंदर हो चाहे क्रेडिट के अंदर हो, वही लेजर का बैलेंस आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में भी बोलना चाहिए। तो ये चीज़ भी आपको GST के अंदर ध्यान देनी है।
इसके बाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा तहलका मचाने वाला जो अपडेट आया था वो था सेक्शन 43B, उसका क्लोज था H, जो कि एमएसएमई की पेमेंट की बात करता है। हमने ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियो बना रखी है, हमने फिर से क्लियर करना चाहते हैं। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में अगर आप जाना चाहते हैं, ITR 4 भरते हैं, तब आपको इस सेक्शन की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज आपको आपकी ITR के अंदर, वैसे तो स्पेशली टैक्स ऑडिट के मामले में जब ऑडिटर आपका ये खर्चा डिसअलाउ कर सकते हैं, अगर आपने किसी से मान लिया था वो सर्विस प्रोवाइडर या मैन्युफैक्चरर के अंदर है, MSME है, माइक्रो या स्मॉल है, और उसकी पेमेंट आपने 15 दिन तक नहीं दी है और 31 मार्च आ चुका है, या कहीं पे एग्रीमेंट हुआ है तो 45 दिन तक नहीं है और 31 मार्च आ चुका है और उसको पेमेंट अभी तक नहीं की है, तो ये सारा का सारा खर्चा आपका डिसअलाउ हो जाएगा, आपकी इनकम में जुड़ जाएगा। तो इसलिए MSME वाला रूल भी आपको 31 मार्च से पहले पहले ध्यान देना है। जब से डिजिटल जमाना हुआ है, आपको पता है कोई भी 10 रुपए का भी सामान खरीदता है तो आपको फोन पे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह कर देता है। डिजिटल जमाना है दोस्तों, आप करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, न जाने कितने अकाउंट आपने, OD का अकाउंट, CC का अकाउंट, लोन अकाउंट, टर्म लोन, पर्सनल लोन ले रखा होगा और उसको बिजनेस में यूज भी कर रहे होंगे। तो इन सभी लोन्स को स्टेटमेंट करना बहुत जरूरी है कि कितने रुपए आपके क्रेडिट हो चुके हैं, क्या उतनी सेल या आपने रिसीट या लोन या किसी भी तरह का पैसा दिखा दिया या नहीं दिखाया है। और इसके साथ में अगर आपका मार्च से पहले पहले किसी को आपने चेक दिया था, वो चेक क्लियर नहीं हुआ है, तो भी आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना पड़ सकता है। तो कोशिश करें, क्योंकि सभी खातों में आपका पैन कार्ड जुड़ा हुआ है, सभी ट्रैक हो रहे हैं, तो सारे के सारे अकाउंट्स को आपको मेंटेन करके, मैनेज करके और उनका स्टेटमेंट मैच करके चलना है। इसके बाद में आपको पता होगा, जिस किसी व्यक्ति से आप माल खरीदते हैं तो वो आपका क्रेडिटर्स होता है, तो वो क्रेडिटर्स है तो उसके हम डेटर्स हुए। तो जब भी हम क्रेडिटर से अपना स्टेटमेंट मंगाते हैं, सपोज करो पूरे साल का अपना लेजर बोल सकते हैं आप इसे, हम उसको बोलेंगे कि आप हमारा लेजर दे दो कि शुरू में आपने कितने रुपए हमसे लेने थे, कितना माल हमने ले लिया आपसे, कितनी पेमेंट हमने आपको दे दी। तो इस तरह से अगर सपोज करो वो 1 लाख रुपए हमसे मांग रहा है तो हमें भी 1 लाख रुपए ही उसको देने हैं। तो ये क्रॉस वेरीफाई करना जरूरी है। ये कब संभव हो पाएगा? जब आप सारी की सारी पार्टियों से उनके जो लेजर मंगवा लेंगे या उनसे बैलेंस कन्फर्मेशन ले लेंगे कि आपका बैलेंस हमारे पास इतने रुपए आपको देने के लिए बनते हैं, तो आप हमसे कितने रुपए लेने के लिए मांग रहे हैं। तो इस तरह से आपका डेबिटर्स हो चाहे क्रेडिटर्स हो, जिनसे आपने पैसा लेना है, उनको भी आप भेज सकते हैं आपका लेजर, या उनसे भी मंगवा सकते हैं और उनको भी कंफर्मेशन दे सकते हैं कि आपको इतना रुपए हमने लेना है और आपसे इतना रुपए हमने देना है, ताकि कल को आपकी और उनकी बैलेंस शीट दोनों की दोनों उसमें कोई डिफरेंस ना आए। आपको पता होगा आपका क्लोजिंग स्टॉक होता है, एक निर्णायक फैक्टर होता है जो आपका GP डिसाइड करता है। क्लोजिंग स्टॉक आपको पता होगा, आपका जो परचेज हो गया, सेल हो गया और इसका ओपनिंग स्टॉक हो गया, इनको आप छेड़छाड़ ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यूएशन है, वेरिफिकेशन है, आपको बहुत ही सही तरीके से करना है। जो भी आपका मेथड, कॉस्ट है, मार्केट है, कॉस्ट और मार्केट विच एवरेज लोअर है, जिसके हिसाब से भी करना है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक को आप अगर बाद में छेड़छाड़ करते हैं तो आपके GST में भी आपके स्टॉक्स का प्रभाव पड़ेगा और आपका GP भी काफ़ी सारा विपरीतली, एडवर्सली इफेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका भी वेरिफिकेशन प्रॉपर और अच्छे तरीके से कर लें। अगली बात करते हैं दोस्तों कैश की। आपको पता होगा कैश के बिना व्यापार संभव नहीं हो पाता है। तो कैश इन हैंड या आप कैश का जो लेजर हम बनाते हैं हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट, उसके अंदर दोस्तों कई बार क्या होता है, हमारा कैश नेगेटिव चला जाता है। हालांकि नेगेटिव कैश तो जाना पॉसिबल नहीं होता है। अगर आप जेन्युइन बुक्स ऑफ अकाउंट बना रहे हैं, आपके पास कैश है ही नहीं, तो आप कैसे खर्चा कर रहे हैं। तो आपका भी ऐसा कोई केस आता है पूरे साल के अंदर, कभी भी आपका नेगेटिव कैश गया था या ऐसा कोई केस है, तो आप प्लीज़ उसको ध्यान दें। जहां पर भी नेगेटिव कैश आता है तो आप प्रॉपर अरेंजमेंट करें, किसी से लोन वगैरह दिखा करके या जैसे भी आपने करना है उस खर्चे को आप पेबल में दिखा सकते हैं। जब आपका कैश अवेलेबल है तो जब खर्चा कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको कैश नेगेटिव और स्टॉक नेगेटिव का तो प्रॉपरली ध्यान। इसके बाद में हमने कुछ भी खर्चा किया तो TDS उसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो हमने ऑलरेडी बात कर रखी है कि आपको TDS काट के ही पेमेंट करनी है। कई बार ऐसे खर्चे हम करते हैं दोस्तों, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है अंडर GST में, तो वहां पे RCM जो कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होता है, मतलब उसके ऊपर भी GST हमको ही भरना है। खर्चा सामने वाले ने रिसीव्ड की, उसका इनकम है, उसकी GST की टर्नओवर है, लेकिन उसको GST हमने भरना है। तो अगर RCM का कोई भी खर्चा आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है तब भी आप उसको RCM का ट्रांजेक्शन करें, ताकि GST डिपार्टमेंट आपको बाद में नोटिस भेज के RCM के साथ साथ में ब्याज वगैरह ना लगा दे। अगर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिटेबल है, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ऑडिट करनी है, तो सेक्शन 40A सब सेक्शन 3 बोलता है कि आप 10,000 रुपए से ज्यादा की पेमेंट किसी भी व्यक्ति को नहीं कर सकते हैं। चाहे वो आपका कोई पेमेंट करने वाला हो, चाहे कोई खर्चा हो, चाहे आपने किसी से मान लिया हो। आपने देखा होगा कोई भी व्यक्ति जब पेमेंट लेता है तो 10,000 से कम की रिसीट लेता है। तो पेमेंट लेने की कोई दिक्कत नहीं है, आप 2 लाख रुपए तक किसी से भी पेमेंट ले सकते हो, बिल काट सकते हो। आपको पता होगा 2 लाख से ऊपर अगर कैश लेते हैं तब लेने वाले को पेनल्टी लगती है, लेकिन 10,000 रुपए से ज्यादा अगर आप
दे रहे हो तो देने वाले का खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा इनकम टैक्स में। फॉर्म 3CD में चार्टर्ड अकाउंटेंट आपकी जो कैश बुक चेक करेंगे, तो इसलिए कोई भी खर्चा आपका 10,000 रुपये से ज़्यादा है तो उसको अदर देन कैश में करें या उसको टुकड़ों में काट दें, ताकि आपका ये खर्चा ऑडिट के अंदर डिसअलाउ ना हो। इसके बाद में आपको पता होगा जीएसटी में बहुत सारी फॉर्मेलिटियां बढ़ गई थी, जैसे कि HSN कोड होता है, 4 डिजिट का डालना है, 6 डिजिट का डालना है, वो आपको प्रॉपर मेंटेन करना है। नहीं है तो आप आपके GSTR जो 9 और 9C भर सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा जीएसटी के एनुअल रिटर्न के अंदर पिछला जो भी आपका कोई कमी पेशी है तो एनुअल में सही कर सकते हैं। ई वे बिल हो गया आपका प्रॉपर कट रहा है नहीं कट रहा है, ई इनवॉइस अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो कट रही है या नहीं कट रही है। QRMP स्कीम होती है, आपको पता होगा क्वार्टरली रिटर्न, मंथली पेमेंट। आपको रिटर्न तो 3 महीने बाद भरनी है, लेकिन पेमेंट आपको हर महीने डिपार्टमेंट को करनी है। तो जीएसटी की पेमेंट आपने हर महीने नहीं करी है तो उसका भी ब्याज आपसे मांगा जा सकता है। आपकी जो बिल बुक स्टार्ट होगी आपकी 1 अप्रैल से, उसका सीरियल नंबर आप या तो नया स्टार्ट करें या उसका जो ईयर है वो चेंज करें। तो इस तरह से जीएसटी के अंदर भी काफी सारे चेंजेस आपको ये देखने हैं। इसके बाद में जो इनकम टैक्स के अंदर आपको पता होगा स्क्रूटनी आ जाती है किसी व्यक्तियों की, तो उनसे इंफॉर्मेशन एडिशनल मांगी जाती है। ये कब आ सकती है आपको पता होगा, ग्रोस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट, जीपी रेशियो और एनपी रेशियो, ये बहुत ही निर्णायक फैक्टर हमारा जो है डिसाइड करते हैं कि आपकी क्योंकि आपका जो ऑडिट होती है या आईटीआर होती है वो सीपीसी द्वारा कंप्यूटराइज ही प्रोसेसिंग होती है। तो कंप्यूटर को इस तरह के इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं, किसी भी व्यक्ति का जीपी रेट पिछले साल से घट रहा है या एनपी रेट घट रहा है और बहुत अनएक्सपेक्टेडली घट रहा है, नॉर्मल तो थोड़ा बहुत चलता है, तो ऐसा कुछ आपका केस है कि आपका जीपी रेट या एनपी रेट जो है पिछले साल से काफी घट बढ़ रहा है। जैसे कि ग्रोस प्रॉफिट में आपको पता होगा सेल परचेज का और इनका डिफरेंस होता है, तो ये आपकी सेल परचेज चली गई अगर मार्च तक, तो बाद में जीपी रेशियो को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। हालांकि नेट प्रॉफिट में तो खर्चे घटा बढ़ा सकते हैं, तो इन दोनों रेशियो को भी आपको प्रॉपर मेंटेन करके चलना है। इसके बाद में बहुत सारी संस्थाएं होती हैं जो एक ग्रुप्स में काम करती हैं, मतलब एक ग्रुप के अंदर 10 फर्म्स बना रखी है, उनमें आपस में ट्रांजेक्शन्स चलते रहते हैं इनके, जिसे कि सिस्टर कंसर्न बोल सकते हैं या इंटर ब्रांच बोल सकते हैं। अगर आपका भी ऐसा कोई केस है सिस्टर कंसर्न वगैरह का, तो आपको सभी के सभी ब्रांचेज के सभी कंसर्न्स के क्लोजिंग्स है, ट्रांजेक्शंस है, वो वेरीफाई करने हैं, क्रॉस वेरीफाई करने हैं, ताकि एक व्यक्ति ने कितने रुपए उससे देने हैं उतने ही रुपए उस व्यक्ति ने उससे लेने हों, ताकि ये क्रॉस वेरिफिकेशन में आपकी कहीं, क्योंकि जब भी आपका केस वगैरह कोई स्क्रूटनी में आता है तो सिस्टर कंसर्न के अकाउंट सबसे पहले मंगाए जाते हैं, तो सिस्टर कंसर्न का बुक्स ऑफ अकाउंट आपस में प्रॉपर मैच और मेंटेन करके चलना है। इसके बाद बहुत बार देखने को आता है कि किसी भी तरह का कोई पर्सनल नेचर का खर्चा था, जैसे कि आपका घर का बिजली का बिल था या कोई भी ऐसा खर्चा किया जो बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, वो भी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देते हैं। तो ऐसा भी आपको नहीं करना है। आप सारे के सारे खर्चों को आप चेक करेंगे, उसमें देखेंगे कि ऐसा कोई खर्चा डल गया था हमारा, तो उसको आप कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, न कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको रखना है। इसके बाद में आपको पता होगा जो अकाउंटिंग है ये सभी चीजों का बेस होती है। अगर आपको अकाउंटिंग के कंसेप्ट क्लियर हैं कि डेब्टर, क्रेडिटर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, एसेस्ड लायबिलिटी, जो करंट एसेस्ट है, करंट लायबिलिटी है, मतलब अगर आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट का प्रॉपर प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं, मतलब आपकी जो ट्रू एंड फेयर व्यू आए एकदम लास्ट में जब बैलेंस शीट आप बनाएं तो कोई भी दिक्कत ना आए, तो आपको हर चीज का ग्रुपिंग अच्छे से करनी है। आपको पता होगा जब किसी भी तरह का कोई लेजर बनाते हैं तो लेजर का उसको हेडिंग किस हेड में इसको लेना है, सब हेडिंग क्या है, वो सब दिखाना पड़ता है। तो कई बार क्या होता है, जैसे डिस्काउंट का हमने दिया तो डिस्काउंट रिसीव्ड को अगर आपने दिया तो इनकम साइड में आना चाहिए, लेकिन कई बार उसको नेगेटिव बैलेंस इधर आ जाता है खर्चे साइड में, तो ऐसा नहीं करना है। प्रॉपर ग्रुपिंग आपको करनी है कि कौन सा खर्चा किस नाम से है, किस हेड में जाएगा, ताकि प्रॉपर प्रेजेंटेशन और अच्छी बैलेंस शीट आपकी साल के लास्ट में बन जाए। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि जो क्लोजिंग स्टॉक होता है ये आपका ग्रोस प्रॉफिट डिसाइड करने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, और आपका जो ग्रोस प्रॉफिट होता है दोस्तों वो इनकम टैक्स की स्क्रूटनी को डिसाइड करता है। तो आप अपना 31 मार्च 2024 को जो भी क्लोजिंग स्टॉक था उसका फिजिकली वेरीफाई करें, कितना स्टॉक आपके पास पड़ा था, बुक्स ऑफ अकाउंट में कितना है उसका क्रॉस वेरीफाई करें। एक लेटर टाइप से बना सकते हैं कि हमारे पास इतना स्टॉक पड़ा था। इसके अलावा वैसे तो दोस्तों आपके जो फॉर्म होते हैं 26 AS हो गया, AIS हो गया और TIS हो गया, ये लगभग दिसंबर मंथ तक के तो अपडेट हो चुके हैं, लेकिन बहुत सारी एंटिटीज ऐसी होती है जो अपनी रिपोर्टिंग मार्च के बाद करती है। जैसे कि मार्च क्वार्टर की जो है आपको पता होगा 30 अप्रैल तक तो TDS भर सकती है और 31 मई तक आपका जो AS TS है अपडेट हो सकता है। तो आप मेक श्योर कर लें जब भी आप अपनी ITR भरेंगे या ऑडिट करवाएंगे तो AIS TIS और फॉर्म 26 AS को बहुत ही सावधानी से एक एक एंट्री को चेक करना है। वहाँ पे सेविंग का ब्याज, FD का ब्याज, सेल परचेज, GST के टर्नओवर, शेयर मार्केट के ट्रांजेक्शन्स भी बहुत लोग करते हैं, तो उसको एक अलग से मेंटेन करना है। अगर आप शेयर मार्केट के अंदर इंट्राडे या फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हैं तो आपका ये अलग से बिजनेस माना जाएगा, अलग से ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट वगैरह आपको इसकी बनानी पड़ेगी और
अलग ही खर्चे इसके, अलग ही बैलेंस शीट आपकी बनेगी। तो इस तरह से आपको AS, TS और 26AS का प्रॉपरली ध्यान देना है। अब नहीं हो पा रहा है तो जब आप ITR भरेंगे, जब यह फॉर्म अपडेट हो जाएंगे, तब आपको ये चीज़ें देखनी है। इसके बाद में क्या होता है दोस्तों, कई बार हमारे पास में कैश इन हैंड नहीं होता है या हमारे पास में बैंक में पैसा नहीं होता है और हमें खर्चे बुक करने पड़ते हैं। खर्चे बुक करने का मतलब यह है कि हमारा GP तो आ गया जो आ गया, लेकिन नेट प्रॉफिट काफ़ी आ रहा है और हमने खर्चे अभी तक कुछ नहीं किए और हमारे पास खर्चा करने के लिए पेमेंट भी नहीं है। तो हम क्या उसका प्रोविजन कर सकते हैं खर्चों का, जैसे कि सैलरी पेबल दिखा सकते हैं, ऑडिट फीस पेबल दिखा सकते हैं। ऐसा खर्चा जो हमने पे तो नहीं किया है लेकिन हम उसको बुक करना चाहते हैं, तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस काउंट में वो एक्सपेंस पेबल के नाम से आ जाएगा और वही खर्चा आपका बैलेंस शीट में भी करंट लायबिलिटी में चला जाएगा। तो ऐसा कोई भी खर्चा या प्रोविजन आपने करना था वो भी 31 मार्च से पहले पहले कर सकते हैं। इसके बाद में गवर्नमेंट ने वैसे तो कोई भी कसर नहीं छोड़ी है कि आपका टैक्स कहीं ना कहीं से बचा लो आप, लेकिन फिर भी टैक्स हार्वेस्टिंग के नाम से आप 1 लाख रुपए के ऊपर अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बचा सकते हैं, जो कि बनता है 10,000 रुपए। 10,000 रुपए बचे वही ठीक है। अगर आप शेयर मार्केट के अंदर ट्रांजेक्शन करते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका हुआ है और 1 लाख रुपए तक आपको कहीं पे भी किसी शेयर में इनकम आ रही है, तो उस शेयर को बेच दें, वहां पे 1 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा और उसकी छूट आपको मिल जाएगी। दोस्तों आपको पता होगा उसी शेयर को तभी बेचने के बाद तभी ले लेंगे तो 20-50 रुपए की आपकी ब्रोकरेज और खर्चा लगेगा, लेकिन 1 लाख रुपए पे 10% के हिसाब से 10,000 रुपए की इनकम आपकी टैक्स जो है आपका बचने वाला है। इसके अलावा आपने पिछले आपको पता होगा 2 सालों की ITR यू हम जो है अपडेटेड ITR 139(8)A के अंदर है वो भर सकते हैं। आपने अपनी जो आपका असेसमेंट ईयर था 21-22 मतलब 31 मार्च 2021 वाली ITR नहीं भरी थी और उसमें कोई ट्रांजेक्शन शो कर रहे हैं AS, TS के अंदर, 26AS के अंदर, तो दोस्तों इस ITR को आप 31 मार्च 2024 तक भर सकते हैं ताकि आपको नॉन फाइलिंग का नोटिस ना आए। अगर कोई बड़ा ट्रांजेक्शन किया है तो आप ITR जरूर भरें, ITR यू। तो ये ITR आप 31 मार्च 2000 जो असेसमेंट ईयर 21-22 की है 31/3/24 तक भर सकते हैं। इसके अलावा आप GST के अंदर रजिस्टर्ड हैं और एक रेगुलर टैक्स पेयर हैं और आप चाहते थे कि मैं तो कंपोजिशन में आना है लेकिन गलती से रेगुलर में आ गए हैं और आप सेल का सिर्फ 1% GST दिखाना चाहते हैं, ज़्यादा बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं आप रखना चाहते हैं और साल में 4 बार सिर्फ CMP 08 भरना चाहते हैं, तो आप रेगुलर के अंदर रेगुलर से कंपोजिशन में आ सकते हैं, जिसके लिए CMP 02 का फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। ये फॉर्म 31 मार्च 2024 से पहले पहले आप भर देते हैं तो 1 अप्रैल 2024 से आप कंपोजिशन में आ जाएंगे और आपको ज़्यादा बुक्स ऑफ अकाउंट या उसका झंझट नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों LUT होता है, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, आपको एक्सपोर्ट करना है विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, तो LUT का फॉर्म भी आपको भर देना है। और भी बहुत सारे केस होते हैं दोस्तों कि आपको अपने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड, डे टू डे एक्टिविटी, परचेज बिल, सेल बिल, ये सारी चीज़ें मैनेज करके चलनी है। तो इस तरह से हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की कि 31 मार्च 2024 से पहले पहले आपको क्या काम करने हैं ताकि आपको डिपार्टमेंट से किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। वीडियो अच्छी लगी है तो हमें लाइक करें दोस्तों, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, काफ़ी मेहनत से हम बनाते हैं। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, हमारा हौसला बढ़ जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।